सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास और जनाब सदीक साजिद साहब। और जिस चीज़ पर आज बात करेंगे, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अफ़गानिस्तान के हवाले से हर तरफ से प्रेशर भी हम पे आ रहा है, वो डू मोर की सदाएँ फिर आ रही हैं। बड़ी हिम्मत और बहादुरी से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर जमा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो अफ़गान ही तय करें। पाकिस्तान इस मामले में कोई फेवरेट उसके नहीं है। दुनिया इस बात को किस हद तक तस्लीम करेगी, कर रही है। अमेरिका क्या दबाव डाल रहा है, इंडिया क्या साजिशें कर रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये आज हमारी गुफ्तगू है इस मौजू पर। और फिर जो आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा और जो सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन III, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है। उसके बाद ट्वीट भी किया ऑस्टिन ने और एक रीड आउट भी उन्होंने जारी किया है। वो हम पढ़ेंगे एक एक लाइन, एक एक वर्ड और उसका तज्जिया करेंगे कि इसका क्या मतलब है, पाकिस्तान किस तरह की पोजीशन में है और आगे चलकर क्या हो सकता है। दूसरी पॉलिटिकल ख़बर है और वो पॉलिटिक्स ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ये गुफ्तगू थी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें टकराव नहीं करना चाहिए, वो तक़वियत पकड़ रहा है वो नज़रिया। और शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बड़े एक सिटिंग डक हैं और नवाज़ शरीफ ही की जमात है और मरीम नवाज़ साहबा आएंगी और क्राउड को उठा के ले जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो बातचीत हो रही है नून लीग के वर्कर्स के बीच में, उनके कायदीन के बीच में, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो सेंटिमेंट पब्लिक किया, ऐसा लग रहा है कि वो ज़ोर पकड़ रहा है और मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत है उसकी तरफ हमें रिजू करती हुई नज़र आ रही है। और ये वो नज़रिया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को गाली मत निकालो, सिस्टम के जो नकाइस हैं उसको दूर करने के लिए सिस्टम तोड़ना या मुल्क तोड़ना ज़रूरी नहीं है। सिस्टम को ठीक करने के लिए सिस्टम के अंदर जाकर आप उसकी इम्प्रूवमेंट की बात करें, जो एक बहुत ही एक हौसला अफजा खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए। नून लीग एक बड़ी जमात है और शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा अपने भाई की वजह से खामोश रहते थे, अब भी भाई का एहतराम बहुत है उन्हें। पब्लिकली उन्होंने कोई इस जमात में डेंट नहीं डाला, लेकिन अपने वर्कर्स के सामने नज़रिया रखा उन्होंने और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बात। और सदीक साजिद साहब, क्योंकि उन्हें PhD है मुस्लिम लीग नून के अमूर पर और बल्कि लगता है कभी कभी कि वो क्लासें भी देते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या ताज़ा तरीन है। सदीक साजिद साहब, जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, ऐसा लग रहा है कि ज़ोर पकड़ रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान की ISI के हवाले से जो कुछ भी माजी में कहा जाता रहा, अब नून लीग के वर्कर्स, नून लीग के कायदीन जो 2022 और 23 में इलेक्शन देख रहे हैं। बाय द वे, मैं आज आपको ये एक बड़ी असेसमेंट है मुख्तलिफ़ कन्वर्सेशंस के बाद, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने के बाद, तो मैं ये समझता हूँ और ये मैं बिल्कुल एनफ एविडेंस है मेरे पास कि इलेक्शन का साल 2023 नहीं है, इलेक्शन का साल 2022 है। 2022 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो अपनी सफ़ें सीधी कर रहे हैं। 2022 का इलेक्शन उनके सामने है और शहबाज शरीफ साहब भी इसलिए अपनी जमात को बड़े पुरजोर अंदाज में वो रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सदीक साजिद साहब, आपके पास क्या इत्तलात है? बहुत शुक्रिया समी साहब, जो आपने गुफ्तगू अपने इब्तदाइये में की है नून लीग के हवाले से। बिल्कुल ये ठीक बात है, क्योंकि अब एक लाइन जो है वो इख्तियार कर ली है, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ और उनकी इस लाइन की वजह से जो मरीम नवाज़ साहबा हैं अभी तक क्वारंटाइन हैं और जो उसको कोरोना मुस्बत आया था उसके बाद टेस्ट वगैरह भी कराया, लेकिन उसके बाद उनकी कोई नहीं इन्फॉर्मेशन सियासी सरगर्मी की नहीं आई। लेकिन
टेलीफोनिक राब्ते शाब्तेदार एक फैमिली है, वो होते रहते हैं। आज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ, और कल जो PDM का एक अहम इजलास होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में, उसमें 3 माह बाद नवाज शरीफ जो है वो खिताब करने जा रहे हैं। चुप का रोज़ा तोड़ेंगे, क्योंकि अब बेटी खामोश हो गई है तो बाप को शायद बोलना पड़े। क्या बोलते हैं वो तो कल ही पता चल जाएगा। लेकिन उसी इजलास में मतवक्के है आमद शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी उसमें आएंगे, उनको दावत दी गई है, और शाहिद खाकान अब्बासी भी होंगे। यानी कि एक नज़रिए के हामिल 2 शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ, और उल्ट नज़रिए के हामिल शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद होंगे। और ये जो आपने गुफ्तगू की है, इसको अब तो मौलाना फजल रहमान भी उन ताकतों से बातचीत के लिए समी साहब तैयार हैं जिनकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब वो मुंतज़र हैं कि उनके साथ भी किस किस्म का रब्ता किया जाता है। और ये 100% सही बात है, क्योंकि आजकल सेशन भी चल रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट राज्यों में, उनकी ज़ादारियों में, वो शहबाज शरीफ वाली जो बात है, मुफाहमत वाली बात, उसको वो बिल्कुल तरजीह दे रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है भी यही, ये डिस्कशन हो रही है समी साहब, ये जो आपने आज एक बड़ी ख़बर दी है 2022 के इलेक्शन वाली, कि इलेक्शन का साल 2023 नहीं 22 है, ये वाकई ही वहाँ पे हमने ये देखा है कि कॉरिडोर्स में और जिन लोगों से हम मिले हैं वो सारी अपनी जो एक सियासी अलाइनमेंट है उसको वो बेहतर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी को देख लें, उन्होंने बलोचिस्तान में जाके फौरी तौर पे दोनों का साथ मिला लिया, कादर बलोच को और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को। मुस्लिम लीग नून अभी तक वहाँ पे अपनी जो जमात है उसको मुकम्मल नहीं कर सकी। वहाँ पे एक कायम मकाम सा नाम नहाद सा सदर लगाया हुआ है, वहाँ पे इस वक्त आप कह सकते हैं कि नून लीग का कोई वजूद नहीं है। इसी तरह सिंध में आप पीपल्स पार्टी देख लें, वो वहाँ पे अपने पंजे आलमोस्ट जो है वो सब पूरे सिंध में गाड़ चुके हैं, और उनका अब ये दावा है कि PTI को कराची से भी हम 3 या 4 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं लेने देंगे। वो भी एक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके नज़दीक भी यही बातें हैं। अब आ जाएँ एक और इत्तेहादी, ये सारी मैं आपकी इस गुफ्तगू की तस्दीक कर रहा हूँ जो आपने 2022 की बात की। GDA के जो सरबराह हैं पीर पगाड़ा, वो उनका किस तरह साथ का ताल्लुक़ है इस्टेब्लिशमेंट से वो आप बेहतर जानते हैं। उनसे आजकल बहुत सी शख्सियात मिल रही हैं, मौलाना फजल रहमान भी मिले हैं, और इसके साथ साथ लियाकत जतोई गुज़श्ता दिनों उनके साथ मिले थे। वो भी GDA को तैयार कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन की तैयारी करनी है। अगर इलेक्शन की तैयारी नहीं कोई जमात कर रही और इख्तलाफात का वो वाज़ेह तौर पर शिकार है, तो वो है नून लीग, और उन दोनों भाइयों की वजह से। और शहबाज शरीफ ये बात बिल्कुल कह रहे हैं कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। साद रफ़ीक भी ये बात कह रहा है, या सादक भी कह रहा है, और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब हमें ये मौका नहीं है कि हम दीवार से लग कर बैठ जाएँ या हमें दीवार से लगा दिया जाए। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिनकी वजह से हम दीवार से लगे, और ये नहीं कि हर वक्त हम एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर लें। वो नज़रिया समी साहब वो कह रहे हैं जी दफन हो गया है कि मरीम नवाज़ क्राउड पुलर है। उन्होंने कहा जी अगर क्राउड पुलर हैं तो फिर रिज़ल्ट क्या आता है इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में। बेशक वो मरीम नवाज़ साहबा ये ज़िम्मेदारी डालती रहे कि मेरे चाचा जो है वो नहीं गए आज़ाद कश्मीर में, मेरे साथ मुहिम नहीं चलाई, बाहर नहीं निकले, हमजा को नहीं अच्छा, निकल इसमें एक सदीक साजिद, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो मैंने मुस्लिम लीगी अरकान से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, शहबाज शरीफ साहब के जो नज़दीक लोग हैं उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है, एक बात तो तय है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब हमने उनमें स्प्लिट देखा तो उसमें आपस में बहुत ज़्यादा ज़ाती हमले किए जाते रहे। यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलरली इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, पब्लिकली उनके ख़िलाफ़ कोई उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करेंगे। यहाँ तक कि जो शाहिद खाकान अब्बासी और जो दूसरे लोग हैं कई पार्टी के, जिन्होंने शायद मरीम साहबा को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद भी की है, तो उनका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया, वो उनका भी जवाब नहीं देंगे। पार्टी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, जिस तरह सेकंड लाइन लीडरशिप में ये इस सेंस में कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद राना सनाउल्लाह जो हैं वो मेन उनके लीडर हैं। वैसे वो टॉप लेयर है, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज साहब और नवाज़ साहब के बाद आते हैं। उन्होंने खुलकर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से डिफेंड किया उनको, और शाहिद खाकान अब्बासी पर बात की है। राना तनवीर साहब ने भी
शाहिद खाकान अब्बासी को निशाना बनाया। शहबाज शरीफ साहब अपने साथियों को ये बिल्कुल कंप्लीटली एक बड़ी अथॉरिटी के साथ उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब की ज़ात पर हमला किया, उनकी शख्सियत के हवाले से कोई बात की, तो फिर वो अपने आप को शहबाज शरीफ की सफ़ों में नहीं देख सकते, वो शहबाज के साथ नहीं होंगे। सिर्फ जो बयानिया है कि जिसमें फ़ौज के साथ मज़ाहमत नहीं करनी, पाकिस्तान की एजेंसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की अदलिया इदारों के साथ किसी तरह की कोई जो गुफ्तगू है वो नहीं करनी, वो उस हद तक शहबाज शरीफ साहब अलीना जाने के लिए तैयार हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा आपको इवन मरीम साहबा के हवाले से भी, नवाज शरीफ साहब के भी हवाले से, ये जो मुस्लिम लीग नून का जो ग्रुप होगा जो ये बात कह रहा है प्रो एस्टेब्लिशमेंट, वो उनके ख़िलाफ़ ज़ाती हवालों से कोई बात नहीं होगी। ये एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस आपको नज़र आएगा। आसिम साहब बिल्कुल ठीक बात करें, मेरे पास भी इस तरह की ही इन्फॉर्मेशन है। और जो सिद्दीक साजिद साहब ने बात की है वो भी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और नून लीग से बेहतर कोई नहीं जानता कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने हैं तो किस तरीके से जीतने हैं। इवन के इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने हैं तो किस तरीके से जीतने हैं, और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इलेक्शन किस तरीके से जीतने हैं। अगर वो चाहते हैं कि जैसे जिस तरफ आप दोनों इशारा कर रहे हैं कि 2022 में अगर इलेक्शन होते हैं और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर कोई हिस्सा मिले, क्योंकि कोई ऐसा अगर वो ये सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट मिल जाएगी, तो मैं ये नहीं समझती, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जो मरीम नवाज साहिबा का बयानिया है या जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो दोबारा से उन चीज़ों को इंडोर्स करना शुरू कर देंगे, भाई यही बातें हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ना पीपल्स पार्टी को कोई इतनी बड़ा वो मिलेगा हिस्सा, और ना ही मिलेगा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को इतना बड़ा हिस्सा। और दूसरी बात यह कि अगर आप वाकई समझते हैं कि आपने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके से आपके लोग जो हैं वो पीटीआई में गए हैं, और वो क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। तो पार्टी होगी, सियासत होगी, बयानिया अगर मस्बत होगा तो सियासत होगी। और मरीम नवाज साहिबा अगर वाकई सियासत करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें अपने बयानिए को थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। और मरीम नवाज और नवाज शरीफ के बगैर शहबाज शरीफ साहब इस सियासत नहीं कर सकते हैं, तो सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी पार्टी आगे चलेगी, वरना मेरे ख्याल में ये पार्टी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इनका अलीना का कि सबको साथ ही चलना पड़ेगा। मुझे सदीक आप ये बताइए कि इस बात का कितना इम्कान है कि अगर ये बयानिया ज़ोर पकड़े कि आप अपनी ये जो माजी की 2-3 साल की जो 4 साल की पॉलिसी है इदारों से टकराने की, इसको आप रद्द करें, इससे हट के सोचें, नवाज साहब पर कितना प्रेशर पड़ सकता है और वो इस मामले पर किस हद तक बज़िद रहेंगे? खामोश हो सकते हैं, बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं भाई के लिए कि ठीक है आपकी जो बात है? समीर साहब, नवाज शरीफ साहब को बीच का रास्ता निकालना होगा, और बीच का रास्ता शहबाज शरीफ साहब तो उनको बीच का रास्ता दे रहे थे ना, वो अपनी बेटी की बातों में आकर उस बीच के रास्ते की तरफ नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। और ये जो बयानिया जिसकी वो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ, पहला साल देखा सर उनकी जमात ने दूसरा साल भी देखा, लेकिन जब ये पीडीएम के हिस्से बखरे हो गए और ये तकसीम हो गई, उसके बाद इन्होंने मिल बैठ के सोचा कि भाई ये अगर सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो अलीना ने बात की कि हर सियासी जमात अपना फ़ायदा देख रही है, अपना हिस्सा देख रही है, और पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा लिया, सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवा कर भी लिया, और सिंध में अपनी गवर्नमेंट आराम से चला रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कमेटियों में, पावरफुल कमेटी में वो जाकर बैठ गए, उन्होंने तो बाइकाट तक भी ख़त्म कर दिया। नून लीग का जो वर्कर है, जो एमएनए है, जो सेनेटर है, जो एमपीए है, वो किसी सूरत 90% जो उनके एमपीए अरकान पार्लियामेंट है, वो किसी सूरत नवाज शरीफ के इस मज़ाहमती नज़रिए के साथ जाने को समीर साहब जो है वो तैयार बिल्कुल नहीं है। वो यही चाहते हैं कि अभी हमें तैयारी करनी चाहिए। वो ये तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अगर ये हो ही नहीं सकता कि हम उधर अपने हलके में जाएं, फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करें और अवाम हमें वोट दें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम के अंदर फ़ौज की जो मोहब्बत है, जो कौमी सलामती के जो अदारे हैं, उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल नहीं है। एक बयानिया है, हाँ एक चीज़ को एग्री करता है जी, मियाँ नवाज शरीफ ये सही बात करता है, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, जमहूरी जो अदारे हैं उनकी मजबूती, वो ठीक बात है, लेकिन जहाँ पे आकर वो सीधे अटैक करता है कौमी सलामती के इदारों को, वो खुद इनकी पार्लियामानी पार्टी में आपस के इजलासों में इनकी डिस्कशन में होता है कि भाई जब हम हलकों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, आम आदमी ये सोचता है कि मुस्लिम लीग नून जो है क्या इसी बुनियाद के ऊपर सारे वोट लेने में कामयाब हो जाएगी कि फ़ौज ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, क्या इनके पास बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत, अमन अमान, गुर्बत जो बढ़ती है हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, ये उसको ज़्यादातर अगर उजागर करें। अच्छा, इसमें मैं एक सदीक आप इस पर कमेंट कीजिएगा ज़रा, मैंने देखा है
पिछले 1-2 महीनों में शहबाज शरीफ साहब की जो सारी मूवमेंट है, उनकी जो सारी गुफ्तगू, अगर हम गौर से देखें तो एक तो वो बड़ी तैयारी के साथ उन मसाइल पर हमें बात करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनका ताल्लुक आवाम से है। मसलन उन्होंने पावर, बिजली पर बात की, लोड शेडिंग हो रही है, सबको पता है, मिसमैनेजमेंट है या ट्रांसमिशन लाइंस की कोई प्रॉब्लम है। ये बात सच है कि नवाज़ शरीफ साहब का जो आखिरी, उनके दौर का जो आखिरी साल था, उसमें जो लोड शेडिंग थी वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। और इमरान खान साहब की जो हुकूमत के पहले 2 साल रहे हैं उसमें भी लोड शेडिंग हमें नज़र नहीं आई। लेकिन इस साल ये ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉब्लम है, मिसमैनेजमेंट है, इसको जो भी आप कह लें, एक नज़र आई है कि लोगों को बिजली की शिकायत हुई है इलाकों में। तो उस पर हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरे एक फिगर्स के साथ आए हैं, पूरी अपनी तैयारी के साथ आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इसी तरह ये जो शुगर का सारा मामला, हालांकि ख़ुद उन पर भी इल्ज़ाम है शुगर फैक्ट्री का, मिल का, वो भी मालिक हैं, लेकिन जो उन्होंने शुगर की जो प्राइस कम हुई, ज़्यादा हुई, आटे का जो बहरान हुआ, बिल्कुल फोकस करके उस पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर आप अगर असम्बली में उनकी तकारीर सुने तो वो हर तकरीर में ये कहते हैं कि मिलकर काम करें, जिसमें वो उन्होंने शुरू में वो चार्टर ऑफ इकॉनमी जो था, मईशत, उसकी उन्होंने बात की। अपोजिशन गवर्नमेंट के बीच में मिलकर वो बात करने की हमेशा हमें तरगीब देते हुए नज़र आते हैं। तो उनका जो अमली तौर पर जो बयानिया, फिर ये जो कश्मीर का इलेक्शन है, इस पर भी उनके साथियों ने जो ये बात कही, सियालकोट के इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात का एविडेंस नहीं है। उनको हुकूमत से शिकायत है, हुकूमत को वो दुरुस्त तस्लीम नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट से भी शिकायत है, लेकिन उनका जो फोकस है वो बिल्कुल अवाम के जो मसाइल हैं उस पर है इस वक्त। सदीक, आप बिल्कुल बिल्कुल, और वो ये कह रहे हैं कि हमें फोकस रहना चाहिए। हम डी फोकस हुए तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारे हैं, अदरवाइज़ जितना मर्जी भी कर लेते, ये नहीं हो सकता था कि 4,90,000 आप वोट लें, दूसरी बड़ी सियासी जमात वोट लेने वाली सीटें आपकी पीपल्स पार्टी से भी कम निकलें, ये पॉसिबल नहीं था। यही है कि ये डी फोकस भी हुए, डी ट्रैक भी हुए, और मरियम बीबी ने किया, और उसको क्यों, उसी वजह से कि इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ा। जलसे बड़े करने से कुछ नहीं होता, वो पीर पगाड़ा भी बड़े कर लेगा। शाह महमूद कुरैशी के मुरीदैन भी बहुत बड़ी तादाद, जमात इस्लामी के देख लें, जो लोग हैं, तरीके लब्बैक से बड़ा जलसा कौन कर सकता है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब ये जो आप ठीक जा रहे हैं और ये सही लाइन है, इसको सारे सराह भी रहे हैं कि हमें फोकस रहना चाहिए, इन्हीं इशूज़ के ऊपर आप बात करें। और वो शहबाज शरीफ साहब जब भी इस किस्म की कोई बात होती है, वो फौरी तौर पर उनकी जो स्टेटमेंट है वो जारी की जाती है। बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बाकी वो ये समझते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको टारगेट कर सकते हैं, बजाय कि हम टारगेट करें इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को। भाई अब इस्टेब्लिशमेंट ने तो बिजली नहीं बनानी, ये तरसीली निज़ाम किसने ठीक करना, ये हुकूमत की भी नाअहली है। चले जी, आपने नवाज शरीफ पे डाल दी, 3 साल से ज़्यादा का अर्सा तो आपको भी हो गया ना, आप इस तरसीली निज़ाम को ठीक कर लें। वो $1 अरब किधर गया जो कि आलमी बैंक ने दिया था इस बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स को ठीक करने के लिए, किधर चला गया? अच्छा, इसमें हाँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें अलीना एक और चीज़ भी है। बहुत सारे जो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं नून लीग के, मसलन आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक से, लेकिन उनकी जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये जो राना तनवीर साहब हैं, राना सनाउल्लाह है, अब ये लोग पॉलिटिकली बड़े मैच्योर लोग हैं। आप ये कह रही हैं कि ये सबको मिलकर काम करना होगा, ये बात भी ठीक नज़र आती है बज़ाहिर, लेकिन कराची में जो वाक़या हुआ, जिसमें जो कंटोनमेंट बोर्ड के टिकट्स दिए जा रहे थे, वहाँ पर जो पार्टी वर्कर्स हैं वो आए, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पोस्टर भी फाड़े। इवन मैंने देखा उसमें कि जो मरियम साहबा की भी जो पोर्ट्रेट्स थी वो भी उन्होंने उतारी, और नारे वहाँ पर जो लगे वो थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो ये कराची में जो सेंटीमेंट मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने जो दिया है, अब ये मैं नहीं समझता कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब ने कोई कॉल दी, वहाँ पर वो इटसेल्फ जो लोग आए और जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, उनका जो गम गुस्सा था, उन्होंने जिस चीज़ का इजहार किया उसके मुताबिक एक बात जो हम ये यहाँ पर करते थे कि जी वर्कर जो है वो सारा नवाज़ साहब के साथ है, हमें तो वहाँ पर वो शहबाज शरीफ साहब के नारे लगाता हुआ नजर आया।
सर ये जो So how do you explain that? सर देखिए, ये जो आपने बात की ना पोस्टरों के हवाले से, मुझे याद है कि पंजाब में भी जब ये मियाँ साहब को गिरफ्तार किया गया, सारी चीज़ें हुई, फिर ये बाहर गए, तो पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब ने और जब भी हमज़ा ने जलसे वगैरह किए हैं, तो बहुत सी जगह पे हमने ये देखा है कि ना वहाँ पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होती थी और ना ही वहाँ पर मरीम नवाज़ की तस्वीर। मोस्टली जो तस्वीर होती थी वो शहबाज शरीफ साहब की होती थी और हमज़ा की होती थी। तो मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सी बात है कि मरीम नवाज़ साहबा या नवाज शरीफ साहब जिस तरह का एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, उनको अपने रवैये में और इस बयानिए में नरमी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि मरीम नवाज साहबा जब मीडिया के सामने आई हैं पिछले दिनों, तो 2-3 दफ़ा मैंने सुना है उन्होंने कहा देखिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं नून लीग हूँ, मुझसे बातचीत करें। अब इसके ऊपर सदीक साजिद साहब ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि क्या कभी मरीम नवाज साहबा की तरफ से कोई मैसेज गया हो या नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई मैसेज गया हो, या इन हालात में क्या वो सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कोई डायरेक्ट शायद शहबाज शरीफ साहब को बाइक पास करके डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। ये ज़्यादा तो मेरे ख्याल में ये रोशनी डालेंगे। और एक और सवाल, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब 3 महीने बाद पीडीएम के साथ मुतहर्रिक होंगे, तो 3 महीने का ये गैप क्यों है? बहुत से इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर वो मौलाना फजल रहमान के साथ नवाज शरीफ का भी इख्तलाफ हुआ या मौलाना फजल रहमान का इख्तलाफ हुआ। उस वजह से दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ ज़्यादा इन 3 माह में रब्ता भी नहीं हुआ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की एक मौके पर ये ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी को हम जो है वो अब इग्नोर करके यानी कि जो उन्होंने किया आगे बढ़ जाए। इसके ऊपर नवाज शरीफ नहीं माने और उन्होंने कहा कि और फिर शायद खकान अब्बासी बहुत ज़्यादा सख्त बयानात देते रहे, जिसकी वजह से फिर मौलाना को भी खामोश होना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि मरीम नवाज़ जो बोल रही थी, मरीम नवाज़ किसकी ज़ुबान बोलती हैं? अपने वालिद की ज़ुबान बोलती हैं। अब चूँकि वो खामोश हैं तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब का पीडीएम के सरबराह उनको दावत दी गई है, बाकायदा तौर पर दावत दी गई है, वो वीडियो लिंक पे आएगी। और ये तो जो पीडीएम के जो रहनुमा है, तर्जुमान, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो आकर वो अपना जो है खिताब करेंगे। तो ज़ाहिर है वो जो पता चल जाएगा ना, अब वो अपने भाई के साथ खड़े होंगे, भाई भी उसी में मौजूद होंगे, भाई के साथ खड़े होंगे, या फिर वो अपनी उसी लाइन के ऊपर रहते हैं जिस लाइन के ऊपर वो मौजूद हैं। जहाँ तक आपकी पहली बात का ताल्लुक है, तो उसमें तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो आपने कही हैं ये ठीक है, ये चल रहा है। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर, जैसे मैंने पहले भी आपको कह दिया ना, कि मेजॉरिटी जो एक चीज़ की तरफ देख रही है, जो कारकुन है ना वो बहुत सियाना हो गया है। अब वो वाला नहीं है कि जी कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, वो वाला काम नहीं है। ठीक है, वो साथ वाला काम इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो कन्फ्रंटेशन है उसका जिक्र करेंगे। इमरान खान साहब आज कराची में गए, उन्होंने गवर्नर हाउस में रहे, वज़ीर आला से मुलाकात नहीं हुई और वापस आ गए, लेकिन कोई बड़ा नाम भी शामिल नहीं हुआ पीटीआई में। तो तवक्को तो ये की जा रही थी कि वो जाएंगे कराची और बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल होंगे, लेकिन जो उनके अलाई हैं वो गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई ने अपने इत्तेहादियों को ही पीटीआई में शामिल किया। पीपल्स पार्टी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्या कोई छोटा भी डेंट डालने में वो कामयाब नहीं हुए। अगर पीपल्स पार्टी के लोग नहीं टूटते और उनके साथ नहीं मिलते तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पीटीआई कैसे हिलाएगी सिंध में? बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर एक पंजाब की बड़ी जमात नून लीग के अंदर जो कशमकश है उस पर हमने गुफ्तगू की कि शहबाज शरीफ साहब फ़ौज से मुखालफत ख़त्म करके उनके साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहते हैं कि अपने इदारों पर तनकीद की बुनियाद ना हो इलेक्शन कैंपेन। और एक इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते एक बड़ी शादी हुई, एक बड़ी शख्सियत के साहबजादे की शादी थी। तो ये इस तरह के जो तकरीबात हैं वो अमूमी तौर पर सहाफ़ियों के लिए पैमाने होते हैं, उसमें बहुत सारे सहाफ़ियों को भी बुलाया गया। खैर हम तो शामिल नहीं थे उसमें, और भी सियासतदान भी कई आए उसमें। शहबाज शरीफ साहब भी इन्वाइटेड थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक बहुत कॉशियस आदमी हैं, बड़े मोहतात आदमी हैं, सियासत की बारीकियों को समझते हैं, वो वहाँ पर नहीं गए। लेकिन जो लोग सियासतदान जो मौजूद थे उनमें बिलावल भुट्टो भी थे, उनमें इत्तलात मिली हैं कि राना तनवीर साहब भी थे, चौधरी निसार साहब तो खैर होंगे ही होंगे, अगर कोई कंफर्म ना भी करे तो हमें अंदाज़ा है कि वो वहाँ पर होंगे। तो राना तनवीर साहब की जो मौजूदगी है वो इस बात की गमाज़ी करती है कि शहबाज साहब की वहाँ पर नुमाइंदगी ज़रूर थी। तो बड़ी कॉशियसली, बड़ी एहतियात से और
जो लोग गए वो बताते हैं कि बिलावल भुट्टो भी बड़ी शख्सियत के साथ कोई 8-10 मिनट बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ रहे और मुस्कुराते हंसते रहे। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी थे उस तकरीब में, लेकिन शायद उनकी आमद का जो टाइम है वो इस तरह से रखा गया कि उनका आमना सामना दूसरे सियासतदानों से ना हो सके। जहांगीर तरीन साहब भी थे, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाअहल करार दे चुकी है, इसके बावजूद कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उन्हें कुर्ब हासिल नहीं, लेकिन उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने अपनी रेलेवेंस को बरकरार रखा और वो भी उस तकरीब में मौजूद थे। बतौर ख़ास वो उस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए। कोई और 7-8 सहाफ़ी भी थे। तो ये वो लोग हैं जो रेलेवेंट हैं हुक्मरानों के साथ इधर उधर। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं और बड़ा कॉशियसली इसको ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब हमें हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी, सदीक साजिद, पीपल्स पार्टी फोकस कर रही है बड़े नामों पर, और वो भी कोई GDA में है, कोई पीर पगाड़ा का साथी है, अपने ही अलाइज को नाराज़ कर रहे हैं। जो सिंध में तहरीक इंसाफ है वो कब किसी भी ऐसी शख्सियत को पीपल्स पार्टी से तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी जिसका कोई डेंट पीपल्स पार्टी को पड़ सके, बल्कि पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में ऐसी शख्सियात को अपने साथ शामिल कर लिया है जो आगे चलकर हुकूमत साजी में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो लोग। तो अगर पीपल्स पार्टी को डेंट नहीं पड़ेगा तो फिर PTI जो सिंध में इन रोड्स अपनी बनाना चाहती है वो तो उसमें तो हमें कोई कामयाबी ख़ास तौर पे नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात है और इससे काफ़ी वो परेशान है। उन्होंने कोशिश की थी कि अंदरूनी सिंध जाकर कश्मोर, बदीन और दीगर जगहों पे जाकर उन्होंने जलसे वगैरह किए असद उमर ने, लेकिन उसमें उनको इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब इसके पीछे जो दिमाग है पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़ाहिर है वो तो आसिफ जरदारी का ही है। और ये जो आपने एक अहम शख्सियत की बेटे की शादी की बात की, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का जाना और वहाँ पे एक ख़ास वक्त को गुजारना बहुत बड़ा मैसेज, क्योंकि उस शख्सियत का बाकायदा फ़ोन गया कि आप इसमें शिरकत करें। क्योंकि आसिफ जरदारी से भी बात हुई, लेकिन वो चूँकि बीमार हैं, अलील हैं, नहीं आ सकते थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आए। बात कहने की है कि उनकी अलाइनमेंट ठीक है, उनकी सिमत ठीक है पीपल्स पार्टी की। वो अपनी वो जो गोटियाँ होती हैं ना वो ठीक तरीके से खेल रहे हैं, इधर उधर वो ठीक रहे। शतरंज के जो मोरे हैं ना वो उन्होंने अपने संभाल के रखे हुए, क्योंकि उसके पीछे दिमाग आसिफ जरदारी का चल रहा है। PTI का एक तो देखें ना, आज भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं। कराची ट्रांसफार्मेशन जो प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से अभी भी बहुत सारे सवालात है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा चाहिए। 400 से 500 अरब रुपया लगना है। ये ग्रीन बसें चला देंगे, ग्रीन लाइट चल जाएगी, फलां हो जाएगी। ये कुछ ना कुछ ये करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हम कर दें, लेकिन इसका इनको इतना फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी बात ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह सुन लें, PTI कराची के अंदर जो इख्तलाफात हैं, फरदौस शमीम नकवी खामोशी के साथ अलग हो गए। हलीम आदल जो शेख हैं बेशक अपोजिशन लीडर हैं, उनकी पार्टी के अंदर इतनी से है कोई नहीं। फिर इमरान इस्माइल का एक ग्रुप है, असद उमर का एक ग्रुप है, वो वहाँ के ऊपर एक मैटर करता है। पीपल्स पार्टी की ये बात है कि सबको पता है कि सिंध के अंदर, अंदरून सिंध हो या कराची हो, पीपल्स पार्टी का कोई भी बंदा नहीं टूटेगा, क्योंकि जो इलेक्टेबल हैं, जो बैठे हुए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान, उनके बेटे आगे, उनसे उनके भतीजे, चाचा वगैरह सारे के सारे वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। भाई पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे बरसदार रहना है। अभी आप देख लें, एक मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। हालांकि ये हिस्सा हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा GDA का हिस्सा है, लेकिन अंदरून खाना कोशिश की जा रही है कि दोनों पीपल्स पार्टी में वापस आएँ। और ये ख्वाहिश है ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी की। और मेरी इतला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने भी अपने रवैये में कुछ नरमी पैदा की है। मामला ख़राब हुआ था मुज़फ़्फ़र टप्पी की वजह से, वो मामला भी अब उन्होंने कहा जो अब तो मंजर आम से हट गए, तो इस वजह से दोबारा कोशिश की जा रही है कि GDA में न रहें, आइंदा इलेक्शन से आने से पहले जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाए। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो लियाकत जतोई, वो भी अपनी कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, मैं नासिर शाह साहब को सुन रहा था जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं, उनका ये कहना था कि चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तला नहीं दी गई, अगर वो इत्तला होती तो वो जाते। अब मुझे SOPs का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब को तो खुद आना चाहिए था उनको रिसीव करने के लिए। मैं इस बात से कतई नज़र कि उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि हमें याद है कि पंजाब में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मरकज़ में हुकूमत थी तो नवाज़ शरीफ साहब उन्हें रिसीव करने नहीं आते थे। मुझे ये याद है कि जंग में उन्होंने आना था और उनकी वहाँ पर आमद के लिए हेलीपैड
बनाना था तो वफाकी सूबाई हुकूमत ने वो हेलीपैड भी बनाने के लिए किसी तरह से भी कोई फ़ंड्स या कोई रिसोर्स प्रोवाइड नहीं किए थे। हालांकि फैसल सालेह हयात साहब उस वक्त सीनियर मिनिस्टर बनाए गए थे पंजाब में, मामलात को चलाने के लिए, देखने के लिए बाद में बनाए गए थे। तो ये जो चीफ मिनिस्टर साहब थे पंजाब के, वो भी ऐसा ही करते थे। जो हैं मुराद अली शाह साहब, बड़े यंग आदमी हैं, बड़े डायनामिक उनकी पर्सनैलिटी है, बड़े वर्सटाइल उनके ख़यालात हैं। तो अगर वो चले जाते वज़ीर आज़म साहब से मिलने के लिए, ख़ुद चले जाते, तो उसमें भी कोई कबात नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब की जो टीम है उनको भी ये चाहिए था कि वो वज़ीर आला साहब को आमद से ख़बर करते। गवर्नर साहब इसमें एक ब्रिज का रोल कर सकते थे। क्या ख्याल है आपका? जी, जो प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है जिसका आपने जिक्र किया, जाते हैं। और ये गलत बात है कि पीपल्स पार्टी की हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया। समी साहब, वज़ीर प्राइम मिनिस्टर का विजिट एक दिन में नहीं होता, ये पिछले हफ्ते से प्लान होता है, पहले अनाउंस होता है और उसकी जब विजिट, और फिर वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे पाकिस्तान के, और सिंध के हवाले से उन्होंने कभी कोई बखीली नहीं दिखाई। इमरान खान साहब ने हमेशा फंड्स भी दिए हैं, पैकेजेस के ऐलान भी किए हैं। शोभा प्रोटोकॉल की जानिब से जो नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी किया जाता है उसमें कापी होती है, कापी टू गवर्नर हाउस, कापी टू सीएम हाउस, उसमें लिखा जाता है। सीएम हाउस का क्या मतलब है, ये सीएम सेक्रेटेरिएट का क्या मतलब है कि आपको आगाही दी जा रही कि वो आ रहे हैं। अब वो नहीं जाते, उनकी मर्ज़ी है, वो अपने इख्तिलाफ की वजह से नहीं जाते, लेकिन असूली तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे वो आपको उनकी शक्ल पसंद हो या ना हो। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो उधर वो शहबाज शरीफ थे वज़ीर आला, तो वो आप जब भी जाते थे वो उनको रिसीव तो कर लेते, हर इख्तिलाफ भी था लेकिन वो उनको रिसीव करते थे। अच्छा, शहबाज शरीफ में जो रवादारी है इस तरह की, वो यानी आम जो दूसरे सियासतदान हैं उनकी निस्बत ज़्यादा है जी। वो हमेशा हमने देखा है कि अपनी गुफ्तगू में भी वो बहुत ज़्यादा सियासी जलसे, अवामी जलसे, उसमें तो उनकी ज़बान बिलाशुबा बड़ा, वो जो एक लोग सुनना चाह रहे होते हैं, उनके जो सपोर्टर वही बात करते हैं। लेकिन जब वो मीटिंग्स में आते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ आते हैं, तो एक उनमें ये चीज़ नज़र आती है हमें कि वो बड़ी रवादारी और अल्फाज बड़े नपे तुले इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, रख रखाव वाले आदमी, उनको पता है कि ज़ाहिर इस तरह के जो ताल्लुकात होते हैं, सियासी ताल्लुकात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इंसान की एक अपनी भी जो अखलाकियात जो होती है वो उसका वो अच्छे तरीके से हमेशा से वो मुजाहरा करते हैं। चाहे वो उनके चैम्बर में अपोजिशन वाले जो लोग आते हैं या गवर्नमेंट के लोग आ जाए तो वो उनको खड़े होकर रिसीव करते हैं, उनके साथ ये जब भी वो पार्लियामेंट में आते हैं या उनकी राजगाह पर जाते हैं तो उनको इज़्ज़त एहतराम देते हैं। ये है उनके अंदर रख रखाव वाले, वो है अपने भाई से इस मामले में कतई तौर पर वो मुख्तलिफ हैं। दूसरी तरफ जो ये भी है ना कि अभी जिन्होंने कहा जी चूँकि वहाँ पे वफाक पैसा लगा रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वफाकी मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, सिंध को कुछ नहीं दे रहे, वो बहाना बनाकर ये सिंध वाले गवर्नमेंट वाले उसमें से निकल गए। हालांकि जो कुछ भी हो रहा है भाई सिंध के सूबे के लिए हो रहा है ना, कराची भी तो सिंध का ही हिस्सा है, कोई वही बाहर का तो नहीं है। जाना चाहिए, इतनी तंग दिली का मुजाहरा मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था मुराद अली शाह को। और वहाँ पे वज़ीर आज़म, आप गवर्नर हाउस में जो मीटिंग होती है आप ना जाएँ, आप उनको एयरपोर्ट से रिसीव करें, उसके बाद वो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जाना चले जाएँ, आप जाना चाहते जाएँ, नहीं तो उन्होंने रोकना तो नहीं है आपको। अच्छा, ब्रेक पर जाना, लेकिन एक कमेंट मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, भले आप अभी कमेंट इस पर जवाब दे दीजिएगा या बाद में, कि ये रवादारी हमें बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहबा में भी एक दूसरे के हवाले से नज़र आई है। कितना इख्तलाफ रहा और सहाफ़ियों ने कई दफ़ा सख्त सवालात भी किए, लेकिन मरियम साहबा ने भी बिलावल साहब के हवाले से कोई सख्त बात नहीं की, और बिलावल साहब ने भी बड़े अदब व एहतराम से हमेशा उनका जिक्र किया। सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो आपने बात की है कराची की सियासत के हवाले से, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, देखिए पीटीआई की कराची में मेरे ख्याल में और सिंध की सियासत के हवाले से आपने जो बात की है 12 या 13 सीटें हैं, और मेरे ख्याल में उन्हें अपनी 12 या 13 सीटों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि सिंध के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमने पिछले 1 साल में देखा बिलावल भुट्टो का जो बयानिया है उसमें बहुत तब्दीली आई है। और इस मीटिंग के बारे में जो आप, मेरे ख्याल में ब्रेक लेनी है, आप ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं बात कंप्लीट करूंगी आपकी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि अगर हमें एक ब्रेक दे दें। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, अलीना अपनी बात मुकम्मल करेंगी और क्या गुफ्तगू हुई जनरल कमर जावेद बाजवा और ऑस्टिन लॉयड जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं, क्या इसका मतलब है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सूरत हाल पर, और ब्रेक पर जाने से पहले अलीना
अपनी बात कर रही थी। जी अलीना, आप कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो पीटीआई इस वक्त सिंध में सियासत कर रही है ना, उसको बस एक बात याद रखनी चाहिए कि आसिफ अली जरदारी जिस तरीके से पंजाब में सियासत कर रहे हैं ना, पीटीआई इस तरीके से सिंध में सियासत नहीं कर पाएगी। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मैं समझती हूँ जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को सीट मिली है और बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा पीटीआई के लिए वो चीज़ गेन करना सिंध में जो आने वाले दिनों में मैं देखती हूँ कि पंजाब में पीपल्स पार्टी गेन कर लेगी। ठीक हो गया जी। अब ज़रा जो हमने आगाज़ में ज़िक्र किया था, इस वक्त पाकिस्तान निशाना बना हुआ है। बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ हैं, उनका अमेरिका दबाव डाल रहा है। भारत अपना एक रोल बनाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान डट कर खड़ा हो गया। और अब जो दोहा कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ा उसमें तालिबान और अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल्ला जो अफ़गानिस्तान के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव भी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और तालिबान के साथ उनकी बातचीत हो रही है। अगले मरहले में पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और रशिया के नुमाइंदे इसमें शरीक होंगे। भारत मुकम्मल तौर पर आउट है। अमेरिका की ये ख्वाहिश थी, ब्लिंकन ने ये बात कही, और जो बाइडन जो अमेरिकी सदर है, मैं एक प्रोग्राम करूँगा अगले 2-4 दिनों में जिसमें जो बाइडन साहब जो पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उसकी पूरी एक तारीख़ है, उनका माजी जो पिछले 25-30 साल में जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेसी अमेरिका के लिए की है, भारत को वो क्या समझते हैं, मैं आपके गोश गुजार करूँगा। तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो क्यों पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। लेकिन अभी वो जो कुछ भी कर रहा था, अमेरिका जो भी प्रेशर डाल रहा है, पाकिस्तान डट के खड़ा है और पाकिस्तान बिल्कुल किसी तरह से भी भारत को यहाँ पर को बड़ा चौधरी बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके नतीजे में एक कैंपेन शुरू कर दी गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसमें जो पिछले 1-2 साल का जो सर्वे किया गया है, जो रिसर्च आई है, उसमें हैशटैग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें फ़ेक अकाउंट्स, बॉट अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और फिर अगर हम उन हैशटैग्स का, उन अकाउंट्स का, उस कैंपेन का अगर हम टाइम लें, तो जिस वक्त फैटफ का इजलास होने वाला था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। चाइना पाकिस्तान नेक्सस, ये एक बड़ा हैशटैग था। फिर सिविल वॉर इन पाकिस्तान, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो फैटफ पर पाबंदी लगे। और इससे पहले इंडिया था, फिर बाद में अफ़गानिस्तान की NDS जो है इसमें शामिल हो गई और उन्होंने ये सारी की सारी कैंपेन बनाई। अभी भी जो इस वक्त जो पाकिस्तान पर दबाव है वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो रिश्तेदार हैं तालिबान के, उनके बच्चे, फैमिलीज़, उनको गिरफ़्तार किया जाए। जो ज़ख्मी वहाँ से आते हैं अफ़गानिस्तान से, उनका इलाज मुआवजा ना किया जाए। और फिर वो जो लोग CIA के लिए काम करते थे, पेंटागन के लिए काम करते थे, तर्जुमान थे, उनके ट्रांसलेटर्स थे, उनको पाकिस्तान में आप बसा लें जब तक उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो पाकिस्तान कैसे वो लोग जो CIA के ऑपरेटर्स रहे हैं उनको यहाँ पर अपने पास रख ले। इससे पहले हम देख चुके हैं, ब्लैक वाटर यहाँ पर आई, इस्लामाबाद में घर लिए, उन्होंने पैरेलल सेल बना लिए तालिबान के साथ, और दाढ़ियाँ रख ली उन गोरों ने, और वो तालिबान बन के हमला करते थे, फिर उन्हीं की सफ़ों में घुस गए। रेमंड डेविस को कौन भूल सकता है, जिसने सरेआम लाहौर में हमारे 2 नौजवानों को शहीद किया, और फिर उसके बाद दौलत के बलबूते पर वो यहाँ से अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से जाने में भी वो कामयाब हो गए। तो अभी तक पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है, कतई तौर पर तैयार नहीं है। और चाइना के साथ अब एक और ये बात भी मुतालबा अमेरिका का कि जनाब आप चाइना, तालिबान और चाइना के बीच में दूरी करवाएं। फिर ये कहना कि आप अब तालिबान जो हैं वो ख़ुद भी चाइना के साथ, हम पिछले प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि वो उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। अब तालिबान वो तालिबान नहीं है इस वक्त, उनकी जो एडवांस है वो फ़ौजें उनकी एडवांस कर रही हैं, पेशकदमी कर रही हैं, कब्ज़े कर रही हैं, 5 सूबों के दारुल हुकूमतों पर वो कब्ज़ा कर चुकी हैं। और आज इसी सारे तनाजुर में ऑस्टिन लॉयड III सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ अमेरिका और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान टेलीफोन कॉल हुई। अब मैं आपको उसका रीड आउट पढ़ देता हूँ कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन स्पोक बाय फोन विद पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा टू डिस्कस आवर म्यूचुअल गोल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. During the call, Secretary Austin expressed his interest in continuing to improve the US-Pakistan relationship and build upon our multiple shared interests in the region.
Secretary Austin and General Bajwa discussed the ongoing situation in Afghanistan, regional security, stability and the bilateral defense relationship more broadly. Broadly, ये नहीं कहीं भी इस रीड आउट में इवन अमेरिकन ने लिखा कि किसी चीज़ पर कंसेंसस था, किसी चीज़ पर कोई इत्तफाक राय हो गया। बिल्कुल उन्होंने अपनी मुद्दा बयान किया, लेकिन इस रीड आउट में ये बात वाज़ेह है कि हमारे सिपह सलार ने, पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई अमेरिकन जो डिमांड्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उस पर किसी प्रेशर को कबूल नहीं किया। ब्रॉडली डिस्कस किया, ये लॉयड कह रहे हैं, इसमें कहीं पर भी कोई वर्ड नहीं है कि आपस में किसी चीज़ पर कंसेंसस हो गया, मिलकर काम करने का। हाँ ये ठीक है, ब्रॉडली डिस्कस हुआ जो आपस में। अब ये पाकिस्तान ओपनली कहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन अमेरिका का भी गोल है, हमारा भी गोल है, लेकिन उसके लिए अमेरिका टाइम से पहले जा रहा है। पाकिस्तान समझता है कि इससे जो पाकिस्तान का लेवरेज भी कम हुआ है, और अब तालिबान जो है वो क्यों किसी की बात सुनेंगे अगर आप वहाँ से जा रहे हैं। बड़ी हौसला अफजा है ये बात अभी तक कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जी सदीक साजिद, व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल ज़ाहिर है जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है समी साहब, इसके तनाज़ुर में अब ये राब्ते जो है वो मामूल है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से जो पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, वो बहुत अहम है। इसी वजह से ये वक्तन फ़वक्तन राब्तों का सिलसिला जारी रहता है। जब भी आपने रीड आउट जो है वो पढ़ कर सुनाया है, उसमें देखिए इत्तेफाक वाली बात तो वाकई नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि मौक़िफ़ आर्मी चीफ ने सामने रखा, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, लेकिन ये चीज़ है कि ख़ित्ते में मुश्तरका मफादात के लिए ताउन जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार, ये जो है कि ख़ित्ते में ताउन तभी मुमकिन होगा। इसमें एक बात देखें, ख़ित्ते में अमन अफ़गानिस्तान में हो, यहाँ तक तो अमेरिका के साथ हम मुत्तफ़िक हैं। इस खित्ते में अमेरिका के जो गोल्स हैं वो तो चाइना की कंटेनमेंट है, वो तो सी पैक को रोकना है। पाकिस्तान ना चाइना से दूरी इख्तियार कर सकता है, ना खित्ते में सी पैक से रोल बैक कर सकता है, ना वो जो अमरीकी अज़ाइम है भारत को चौधरी बना के, क्वाड बना के चाइना को कंटेन करना, कैसे हम ये कर सकते हैं? तो ये खुशाइन बात है कि इस कहीं पे भी इसमें ये बात नहीं है कि कंसेंसस हो गया कि हाँ ये मिलकर कर। भाई आपके गोल और है, हमारा आपके साथ एक ही गोल है, अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना है। और वो हम ये कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के लोगों की जो चॉइस है, जो वहाँ पर हुकूमत है, हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। ये कह रहे हैं अब तालिबान को, कह रहे हैं तालिबान से ये कहें कि वो काबुल पर कब्जा ना करें। देखें अमेरिका ये कह रहा है पाकिस्तान से कि आप तालिबान से कहें कि काबुल पर कब्जा ना करें। भाई जब आप B-52 बॉम्बर्स के जरिए वहां पर बमबारी कर रहे हैं, आप उन पर हमले कर रहे हैं, फौज के बंदूक के जोर पर आपने 20 साल हुकूमत की, तो अब अगर वो एडवांस कर रहे हैं तो पाकिस्तान कैसे रोक सकता है? पाकिस्तान का क्या लेवरेज है? अगर वहां पे लोग हथियार फेंक के तालिबान को वेलकम कर रहे हैं तो पाकिस्तान कैसे रोके? तो ये हमारा उनसे वो मुश्तरका गोल नहीं है ये। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिल्कुल डिस्कस की हर चीज़, खित्ते में अमन की बात की, लेकिन वो चीज़ें जो पाकिस्तान के मफाद में हैं उन पर किसी तरह का भी दबाव लेने से इनकार किया। ये मुझे इस रीड आउट से पता चल रहा है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान में कंसेंसस हो गया कि ठीक है जी ये हमने करना। शेयर्ड गोल वो वही है कि पीस कायम करना। जी वैसे भी भारत का अफ़गानिस्तान में किसी किस्म का कोई किरदार बनता ही नहीं है। पहले भी अगर भारत अफ़गानिस्तान में आया था तो अमेरिका के कहने पर ही आया था, लेकिन उसने किया क्या? वहाँ पे कौंसलेट्स जो अपने जो उन्होंने खोले, वहाँ पे राह के अड्डे बना दिए। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम में वो मुलव्वस रहा। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, सी पैक हमारे लिए जरूरी। अच्छा फिर एक और लाइन इसमें ये देखें, सॉरी मैं क्योंकि वक्त कम है मैं आपको काट रहा हूँ, कि ड्यूरिंग द कॉल सेक्रेटरी एक्सप्रेस हिज इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग टू इम्प्रूव द US पाकिस्तान रिलेशनशिप एंड बिल्ड अपॉन मल्टीपल शेयर्ड इंटरेस्ट इन द रीजन। उसने जिक्र किया, ये नहीं है कि जनरल बाजवा एग्री कर गया उससे, ना जिक्र किया उसने। ये ऑस्टिन साहब कह रहे हैं। बहरहाल ये रीड आउट जो है, एक बात इससे साबित होती है कि प्रेशर है, दबाव है पाकिस्तान पर, लेकिन किसी तरह का भी समझौता पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं है। और आज बड़ी हिम्मत से जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा हम सब पर रहम करे और इस खित्ते में अमन लेके आए और पाकिस्तान को कामयाबी हो
और हमारी अफवाज को कामयाबी हो और हमारे सियासतदान भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे कि वो इस तरह से लीड करें कि पाकिस्तान एक बावकार कौम के तौर पर उभरे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।